नमस्कार दोस्तों, मार्च 1959 ईस्वी में तिब्बत के दलाई लामा, जो कि तिब्बत के धर्मगुरु और नेता थे, वह अपनी जान बचाकर भारत आ गए क्योंकि तिब्बत में चीन ने आक्रमण कर दिया था। चीन ने तिब्बत पर कब्जा क्यों किया और तिब्बत का इतिहास क्या रहा है, आज के वीडियो में यही हम समझते हैं। चीन और तिब्बत के बीच विवाद तिब्बत की कानूनी स्थिति को लेकर है। चीन का कहना है कि तिब्बत 13वीं शताब्दी से चीन का हिस्सा रहा है। वहीं तिब्बत के निवासियों का कहना है कि तिब्बत कई शताब्दियों तक एक स्वतंत्र राष्ट्र रहा है और चीन का उस पर निरंतर अधिकार नहीं रहा। मंगोल राजा कुबलाई खान ने युआन राजवंश की स्थापना की थी। यह मंगोल राजा चंगेज खान के वंशज थे, जिसको दुनिया का सबसे क्रूर राजा माना जाता है। इसके बारे में जानने के लिए आपको इसी चैनल में एक वीडियो मिल जाएगी जिसमें चंगेज खान के बारे में बताया गया है। अब टॉपिक पर वापस आते हैं। कुबलाई खान ने जो युआन राजवंश की स्थापना की थी, वह तिब्बत, चीन, वियतनाम तथा साउथ कोरिया तक उसका विस्तार था। लेकिन चीन उसी समय के प्रभाव को लेकर तिब्बत को अपना देश मानता है, क्योंकि उस समय तिब्बत और चीन के राजा एक ही थे। इसके बाद अगर आगे देखा जाए 17वीं शताब्दी में, तो चीन के चिंग राजवंश के संबंध तिब्बत के साथ हुए थे। 260 साल रिश्तों के बाद चिंग सेना ने तिब्बत पर आक्रमण कर दिया तथा उस पर अधिकार भी कायम कर लिया। लेकिन 3 साल के अंदर ही तिब्बतियों ने चिंग की सेना को खदेड़ा और इसके बाद 1912 ईस्वी में 13वें दलाई लामा ने तिब्बत को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया। एक तरीके से देखा जाए तो चीन और तिब्बत का इतिहास चीन और दलाई लामा के ऊपर ही निर्भर करता है। सन 1409 ईस्वी में जे सिकाया ने जेलम स्कूल की स्थापना की थी। इस स्कूल के माध्यम से बौद्ध धर्म का प्रचार किया जाता था। यह जगह भारत और चीन के बीच यानी तिब्बत में थी। इस स्कूल के सबसे चर्चित छात्र थे गेदुन द्रुप। गेदुन आगे चलकर तिब्बत के पहले दलाई लामा बनते हैं। बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग दलाई लामा को एक रूपक भाव में देखते हैं। इन्हें करुणा का प्रतीक माना जाता है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इनको अपने नेता के रूप में भी देखते हैं। दलाई लामा को मुख्य रूप से शिक्षक के तौर पर देखा जाता है। लामा का मतलब होता है गुरु। लामा अपने लोगों को सही रास्ते पे चलने की सलाह देते हैं। तिब्बती बौद्ध धर्म के गुरु दुनिया में सभी बौद्ध धर्म गुरुओं के अनुयायी होते हैं। इसका मतलब यह है कि दुनिया में जितने भी बौद्ध धर्म के गुरु हैं, उनका सबका मार्गदर्शक तिब्बत के बौद्ध गुरु ही करते हैं, जिनको दलाई लामा कहते हैं। 1630 दशक के आसपास बौद्धों और तिब्बत के रहने वाले मांचू, मंगोलों और ओइरात के गुटों में सत्ता के लिए लड़ाइयाँ होती हैं। बाद में इनको 5वें दलाई लामा तिब्बत को एक करने में कामयाब होते हैं। इसके बाद ही तिब्बत की बौद्ध संस्कृति ऊपर उभर कर आती है, जो कि पूरे विश्व में प्रख्यात होती है। जैसे कि पहले भी बताया गया है कि 13वें दलाई लामा ने एक स्वतंत्र राष्ट्र की स्थापना की थी। 40 वर्षों तक तिब्बत एक स्वतंत्र राष्ट्र रहा। इसके बाद चीन ने तिब्बत पर दोबारा आक्रमण कर दिया। उस समय चीन में 14वें दलाई लामा के लिए उनको चुनने की प्रक्रिया चल रही थी। चीन की इस लड़ाई में जीत होती है और तिब्बत हार जाता है। जब चीन तिब्बत पर आक्रमण करता है और उसको अपने अधिकार में ले लेता है, तब पूरी तरह से तिब्बत को बाहरी देशों से काट दिया जाता है। मतलब बाहरी देशों के जितने भी संपर्क थे, सारे के सारे खत्म कर दिए जाते हैं। चीन ने तिब्बत पर 40,000 से भी ज्यादा सैनिकों को भेजा था। चीन की सेना तिब्बत के राजनीतिक कार्यों में दखल अंदाजी करने लगती है। लासा शहर को पूरी तरह से घेर लिया जाता है। यह वही शहर था जहां दलाई लामा रहते थे। हालांकि तिब्बत के लोग अपने नेता को प्रोटेस्ट करने के लिए उनके महल के चारों ओर बैठ जाते हैं। यह वही सुंदर महल है जिसको पोटाला पैलेस के नाम से जाना जाता है। दलाई लामा के एक एडवाइजर थे जिनको द स्टेट ओरेकल के नाम से जाना जाता है। दलाई लामा ज्यादातर सलाह द स्टेट ओरेकल से ही लेते थे। जब चीन के सैनिक पोटाला पैलेस को पूरी तरह से घेर लेते हैं, उसके 7वें दिन द स्टेट ओरेकल दलाई लामा से कहते हैं, अब इस महल से आप भाग जाओ अगर आपको जिंदा रहना है तो। द स्टेट ओरेकल दलाई लामा को भागने के रास्ता भी बताते हैं कि किस तरफ से आपको किधर भागना है। दलाई लामा अपना भेष बदलकर वहां से भागते हैं। उनके साथ
उनकी फैमिली तथा कुछ तिब्बती सैनिक भी जाते हैं। किसी तरह से बचते बचाते वो लासा शहर से बाहर निकलते हैं, क्योंकि चीन के सैनिक पूरी तरह से लासा शहर को अपने कंट्रोल में कर लिया था। वहां से निकलने के बाद दलाई लामा जंगल के रास्ते होते हुए पहाड़ों के रास्ते जाते हैं। जब चीन को इस बात का पता चलता है, वह अपने एयरक्राफ्ट भेज देता है उनको पकड़ने के लिए, लेकिन एयरक्राफ्ट दलाई लामा को पकड़ नहीं पाते हैं। लगभग 2 सप्ताह चलने के बाद दलाई लामा 26 मार्च 1959 को तिब्बत और भारत के बॉर्डर पर पहुंचते हैं और बॉर्डर पर पहुंचकर वह जवाहरलाल नेहरू जी को एक पत्र लिखते हैं। उसमें लिखते हैं कि तिब्बत की कितनी बुरी हालात है, कैसे वहाँ का प्रेजेंट टाइम का जीवन है, वहाँ कितनी मुसीबतें हैं, इस सब के बारे में वो बताते हैं। और उसी पत्र में वो 17 समझौते बिंदुओं को भी खारिज करते हैं जिसको चीन ने तिब्बत के साथ किए थे। और यह भी लिखते हैं कि यह समझौता दबाव के साथ कराया गया था। यह 17 सूत्री समझौता आधिकारिक तौर पर तिब्बत की शांतिपूर्ण मुक्ति के उपायों पर केंद्रीय जन सरकार और तिब्बत की स्थायी सरकार का समझौता था। इसलिए तिब्बती सरकार और पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के बीच यह समझौता हुआ था। यह समझौता 23 मई 1951 ईस्वी में बीजिंग के झोंगनान हाई में हुआ था। उस समय दलाई लामा लगभग 15 साल के थे। जैसा उस समझौते में लिखा गया था वैसा चाइना ने बिल्कुल भी नहीं किया। उसके विपरीत उसने कदम उठाए, वो भी अपने फायदे के लिए। अब आते हैं पुनः दलाई लामा द्वारा भेजे गए पत्र के बारे में, जो पत्र जवाहरलाल नेहरू जी को भेजा गया था। जैसे ही नेहरू जी इस पत्र को पढ़ते हैं, वह तुरंत एक असम राइफल्स की एक टोली दलाई लामा को लेने के लिए भेजते हैं। भारतीय सैनिक दलाई लामा जी को रिसीव करते हैं। 31 मार्च 1959 को दलाई लामा अरुणाचल प्रदेश से होते हुए भारत में प्रवेश करते हैं। नेहरू जी यह घोषणा भी करते हैं कि दलाई लामा जी के साथ अच्छे से सभी लोग ट्रीट करें। दलाई लामा को भारत में शरण मिलना अच्छा लगा। दलाई लामा जी को दुनिया भर से सपोर्ट मिलता रहा। 14वें दलाई लामा ने 11 मार्च 1959 को तिब्बत और चीन के समझौते को खारिज कर दिया था, लेकिन तिब्बत के कई प्रयासों के बाद भी तिब्बत अभी चीन के अधिकार में है। तिब्बत अभी तक स्वतंत्र नहीं हो पाया है। तिब्बत में कई महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ, प्राकृतिक संसाधन भी प्राप्त होते हैं, जिसमें तांबा, जस्ता, सीसा, लोहा, इसके अलावा यूरेनियम, कोबाल्ट, बोरेक आदि महत्वपूर्ण और महंगे खनिज पदार्थ मिलते हैं। इसके अलावा तिब्बत में भारी मात्रा में जल भी प्राप्त होता है। हिमालय से निकलने वाली बहुत सारी नदियां तिब्बत से होकर गुजरती हैं। चीन के अधिकार के बाद तिब्बत में बहुत सारे बौद्ध मठों और मंदिरों को तोड़ा गया, क्योंकि उस समय चीन में जो सरकार थी वह किसी भी धर्म को नहीं मानती थी। बहुत से तिब्बती लोगों को मार दिया गया, जो कि अपने हक की लड़ाई, तिब्बत की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे। साल 2003 में भारत ने भी तिब्बत को चीन का हिस्सा माना। आप लोगों का तिब्बत के बारे में क्या कहना है तथा चाइना ने क्या सही किया, इसके बारे में क्या कहना है? आप अपने अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें। आई होप आपको चीन और तिब्बत की विवादित जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को आप सब्सक्राइब करें। हम आपसे मिलेंगे अगले ऐसे ही रोचक वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।